हाय ऑल, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखे थे एक्ट्स मेड ड्यूरिंग द कंपनी रूल, दैट इज़ फ्रॉम 1773 टिल 1858। आज हम कवर करेंगे कुछ एक्ट्स मेड अंडर द क्राउन रूल, जो कि था 1858 से लेके इंडिपेंडेंस तक, दैट इज़ 1947 तक। क्राउन रूल में टोटल 7 मेजर एक्ट्स बनाए गए थे, इसमें से इस वीडियो में हम आज ये 4 एक्ट्स देखेंगे, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और 3 काउंसिल्स एक्ट 1861, 92 एंड 1909। बाकी के एक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही में आफ्टर एक्सप्लेनिंग ईच एक्ट मैं आपको एक ट्रिक टू रिमेंबर भी बताऊंगा, विच आई मेड स्पेसिफिकली फॉर दैट एक्ट, जिससे आपको कंसेप्ट तो याद होगा ही और एग्ज़ाम में भी आपको रिकॉल करने में थोड़ी सी हेल्प होगी, ये मेरी उम्मीद है। जनरली हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, बट ड्यू टू कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में हमें रिकॉल करने में थोड़ी मुश्किलें होती हैं, इवन दो द फैक्ट दैट वाइल स्टडिंग हमें कंसेप्ट ठीक से याद भी हुई होगी। सो ये जो ट्रिक टू रिमेंबर है, इससे आपको वो प्रॉब्लम कम होने में थोड़ी आसानी होगी। होप दैट हेल्प्स। सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इन द क्राउन रूल। सो ये जानने से, इसके प्रोविजंस जानने से पहले हम इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 के बाद में, जिसको हम सीपॉय म्यूटनी भी बोलते हैं। सो इसके बाद गवर्नमेंट क्राउन, जो कि ब्रिटेन में स्थित था, उनको ऐसा लगा कि वी शुड टेक द एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस फ्रॉम EIC इन आवर ओन हैंड्स, क्योंकि अनरेस्ट बढ़ रहा था इंडिया में। तो उनको ऐसे महसूस हुआ कि ये जो अनरेस्ट है अभी कंट्रोल नहीं किया तो इट मे स्प्रेड इन द होल ऑफ द इंडिया। सो दैट्स वाई दे टुक ओवर कंट्रोल इन देयर ओन हैंड्स by abolishing ईस्ट इंडिया कंपनी completely। सो इन्होंने एक कंसेप्ट लाया जिसको कि बोलते थे गुड गवर्नेंस। ये जियोआ एक्ट ऑफ 1858 को ही गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। सो व्हाट वेर द प्रोविजंस इन दिस एक्ट? उन्होंने ये कुछ चीज़ें अबोलिश कर दी, अबोलिश यानी कैंसिल कर दी। उसमें फर्स्ट 3, ये जो 3 है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड डबल गवर्नमेंट। इफ़ यू रिमेंबर, ये बनाए गए थे पिट्स एक्ट ऑफ 1784 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था टू लुक ओवर कमर्शियल एक्टिविटीज़, और इन दोनों को ही मिला के बोला जाता था डबल गवर्नमेंट इन अंडर 1784 पिट्स एक्ट। सो इस एक्ट में इन्होंने ये सारी चीज़ें कैंसिल कर दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया, एंड कॉन्सिक्यूटिवली दस डबल गवर्नमेंट भी इसी के साथ अबॉलिश हो गया। और जैसे कि हमने देखा, EIC को भी उन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बाद में अबॉलिश करके सारे कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लिए, जो कि ब्रिटेन में बैठते थे, ब्रिटिश क्राउन, जो कि क्वीन के अंडर आता है। और 1857 तो पहले ही उन्होंने 1857 में ही रिवोल्ट ऑफ 1857 उन्होंने सप्रेस कर दिया था। एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेसिग्नेशन था, उन्होंने वो कैंसिल करके उसकी जगह वॉइस रॉय का पोस्ट ला लिया, जो कि फर्स्ट वॉइस रॉय थे कैनिंग। और उन्होंने कहा कि ये जो वॉइस रॉय का पोस्ट है, इट विल बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू हर मैजेस्टी, that is the Queen of Britain. And also, this is the first part, and also they brought a 15-member council under Secretary of State for India. So उन्होंने GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अबॉलिश कर दिया, उसी की जगह वॉइस रॉय और SSI विथ हिज काउंसिल, ये 2 चीज़ें ला दी। सो इसमें आई होप कि ये सारी कंसेप्ट्स आपको समझ गई होंगी। सो इन चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए मैंने एक ट्रिक टू याद रखने के लिए मैंने ट्रिक टू रिमेंबर भी बनाया है। इफ़ यू फोकस ऑन दीज
फर्स्ट इनिशियल्स मैंने इसी क्रोनोलॉजी में ये डेलिबरेटली अरेंज किए हैं ये सारे पॉइंट्स. इफ़ यू नोटिस समथिंग, ये बनते हैं ABCDEF and G. A is for abolished, board of control. C is for court of directors. D is for double government. E is for EIC. F is for first war of independence, and G is for Governor General of India. So this will help you in revision and remember. आपको while revising ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है. When you just glance through this trick to remember, आपको ये 5 सेकंड के अंदर you can recall the whole provisions in this act, and it will also help you recall these things in the exam. कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे GGI को एबॉलिश करने के बाद 2 चीज़ें आई, वॉइसरॉय और SSI. सो ये आपको कंटिन्यूस रिवीजन के बाद याद रह जाएगा. सो आई होप दिस हेल्प्स. ऐसी ट्रिक टू रिमेंबर मैंने आगे के एक्ट्स में भी बनाए हैं, वो मैं आपको आगे बताता चलूँगा. सो आफ्टर दिस एक्ट लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट एक्ट विच इज़ इंडियन काउंसिल्स एक्ट. सो 1858 के एक्ट के बाद में उन्होंने ब्रिटिश क्राउन ने 3 काउंसिल्स एक्ट लाए. सो उसमें से फर्स्ट काउंसिल एक्ट है द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. सो इस एक्ट में उन्होंने वॉइसरॉय के अंडर, वॉइसरॉय जो लास्ट एक्ट में हमने देखा था कि जो लास्ट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके अंडर 2 चीज़ें लाई. एक तो हिज पावर टू मेक ऑर्डिनेंसेस एंड एक पोर्टफोलियो जो कि पोर्टफोलियो बनाया. जैसे कि हम करंट सिनारियो में भी देखते हैं, गवर्नमेंट में पोर्टफोलियोज़ होते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ईच मिनिस्टर को दिए जाते हैं, उसको पोर्टफोलियो बोलते थे. वो इंट्रोड्यूस किया गया एंड दैट वाज अंडर वॉइसरॉय. वो कैनिंग द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था और वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंसेस बनाने की भी इजाज़त दी गई. सो करंट सिनारियो में इंडिया में हम देखते हैं कि ये प्रेसिडेंट के पास पावर्स होते हैं. दैट इज़ व्हेन जो हाउसेस जब ऑपरेशन में नहीं होते तो वी कैन कॉल इट इन लेमन लैंग्वेज टेम्पररी लॉज बनाने की इजाज़त उनको दी गई अंडर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस लाइक इमरजेंसी या कुछ डिक्लेयर हुआ हो, जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड रहते थे. आफ्टर जो हम रेगुलर लॉज बनाते हैं हाउसेस में, दे आर वैलिड इंडेफिनेटली अनलेस देर आर सम अमेंडमेंट्स टू इट. बट दीज लॉज, दीज ऑर्डिनेंसेस मेड बाय वॉइसरॉय वेयर वो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में ही बना सकते थे एंड वो 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होते थे. ये था फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, उन्होंने कुछ एडिशन किए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के. ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या होते थे? फॉर मेकिंग लॉज. लेजिस्लेटिव मतलब फॉर मेकिंग लॉज. और इसमें से कौन से प्रोविंसेस के लिए उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लाए? ये 3 प्रोविंसेस के लिए मेजरली, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब. इन 3 प्रोविंसेस के उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल डिक्लेयर किए. थर्ड पॉइंट इज़ इंक्लूजन्स ऑफ इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी के लिए 1857 का भी रिवॉल्ट में इसका कुछ हाथ था और बाद में भी इवन कांग्रेस एंड अदर पार्टीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन अदर रिवोल्यूशनरी स्टेक होल्डर्स इन इंडिया ऑल्सो डिमांडेड फॉर दिस थिंग कि इंडिया में इंडियंस को ही लॉ मेकिंग में कुछ रोल नहीं है इंडियंस का. सो दे रिवोल्टेड मेजरली अगेंस्ट दिस कि जो कि मेजॉरिटी होता था वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही रूल्स बनाते थे इंडियंस के लिए. सो इसके लिए जो जैसे कि अब रिवॉल्ट या अपोजिशन बढ़ रहा था, टू सप्रेस दैट और टू कंट्रोल दैट इन टू दैट रिवॉल्ट, उन्होंने ये एक प्रोविज़न उसमें इंक्लूड कर दिया कि इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस. बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली बात है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए होता था. वो हमेशा जब रिवोल्ट बढ़ता था वो हमेशा कुछ ऐसा एक नॉमिनल लॉ लाते थे जिससे कि कुछ हद तक अपोजिशन कम हो और लोग इस बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाए. सो ये बस दिखावे के लिए होता था, जिसमें कि उनके पास ज़्यादा कुछ पावर्स नहीं दी जाती थी.
पावर्स वर वेरी लो। सो ये इंडियंस किस चीज़ में उन्होंने किस फॉर्म में इंक्लूड करने के लिए कहा, एज एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय वॉइसरॉय। वॉइसरॉय ही खुद उनको नॉमिनेट करते थे, जो कि उनके मेन काउंसिल में नहीं होते थे, वो होते थे एडिशनल नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स करके। ऑफिशियल्स मेंबर्स वो होते थे जो फॉर एग्जांपल ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे, वो जो सिविल सर्विसेज या उस काइंड के एग्ज़ाम्स या प्रोसेस से आके ऑफिस बियर करते थे। और ये जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल्स मेंबर होते थे वो इंडियंस या नॉमिनेटेड होते थे, जो कि वॉइसरॉय के द्वारा किया जाता था। तो कैनिंग ने ही उस समय 3 नॉन ऑफिशियल्स मेंबर नॉमिनेट किए थे, जिसमें थे राजा ऑफ बनारस, रूलर ऑफ पटियाला एंड मिस्टर दिनकर राव। ये 3 उस समय उन्होंने नॉमिनेट किए थे। एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। सो हमने पहले 1773 में देखा था इंडिपेंडेंस ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास रिमूव्ड। इंडिपेंडेंस रिमूव्ड मतलब वो लाए गए थे बंगाल के अंडर, जिसी को हम बोलते थे सेंट्रलाइजेशन, राइट। सो सेंट्रलाइजेशन जो कि 1773 में उन्होंने मेजरली लाया था, उसको रिमूव कर दिया। दैट इज़ दे गिव मोर लेजिस्लेटिव पावर्स टू दिस प्रोविंसेस। सो ये 4 प्रोविजंस थे इस एक्ट के अंडर, काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। सो इसका ट्रिक टू रिमेंबर है पेड 61 रुपीज़। 1861 में क्या हुआ था, PAID पेड। पोर्टफोलियो एडिशन, A फॉर एडिशन, I फॉर इंक्लूजन एंड D फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। पेड 61 रुपीज़। 61 इज़ फॉर 1861 एंड पेड, P फॉर पोर्टफोलियो, A फॉर एडिशन, I फॉर इंक्लूजन, डिसेंट्रलाइजेशन। अभी आपको याद रहेगा, बट द मेन पॉइंट हियर इज़ आपको ये बार बार रिवाइज करना होगा, ताकि आपको ये ट्रिक टू रिमेंबर भी याद रहे और ये आपको कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम में। और बिलीव मी, आप ये रेगुलरली ये इसको बस जस्ट गो थ्रू भी करेंगे, इसको बस विजुअली भी देखेंगे, तो ये पिक्टोग्राफिक मेमोरी आपके दिमाग में रह जाएगी। मैंने जानबूझ के पॉइंट शॉर्ट में बनाए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में भी ये पिक्टोग्राफिक मेमोरी के फॉर्म में याद रह सके। बस आपको रेगुलर रिवीजन करना है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट काउंसिल्स एक्ट में, सेकंड काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। सो इसमें ये 3 चीज़ों पे फोकस किया गया है। ये नंबर बुक में अगर आप देखोगे तो इट इज़ गिवन एज नॉन ऑफिशियल नंबर, बस में आपको याद रहे इसलिए क्वांटिटी लिखा है वहाँ पे। ये आपको ये वर्ड्स यूसेज बुक में नहीं मिलेंगे। सो ये 3 मेजर चीज़ें थी 1892 में। फर्स्ट वन वाज क्वांटिटी बढ़ाई गई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। सेकेंड वन वाज क्वालिटी बढ़ाई गई उनके पावर्स की, पावर्स ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। एंड कुछ चेंजेस किए गए उनके नॉमिनेशन प्रोसेस में। जैसे कि हमने पिछले एक्ट में देखा था, व्हाट वाज नॉन ऑफिशियल मेंबर, दोज वेर इंडियंस नॉमिनेटेड बाय वॉइसरॉय। सो पहले उनका नंबर, जैसे कि हमने देखा, 3 ही नॉमिनेट किए थे कैनिंग ने। तो इस एक्ट में उन्होंने उनका क्वांटिटी बढ़ाया, बट स्टिल ऑफिशियल मेजॉरिटी, ऑफिशियल्स की जो ब्रिटेन्स के ऑफिशियल्स रहते थे उनकी ही मेजॉरिटी कंटिन्यू रखती। फॉर एग्जांपल, अगर वोटिंग में अगर टोटल 100 यूनिट्स ऑफ हमें वोट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल 20 ही इनके पास रहेंगे, 80 ऑफिशियल्स के पास रहेंगे। जस्ट एग्जांपल है। तो भले ही इनकी क्वांटिटी 3 से बढ़ाकर कुछ कर दी हो, बट स्टिल अगर कुछ कोई प्रोविजंस पास करने हो, कोई लॉज पास करने हो, तो इवन दो दे ऑल दिस 3 वोटेड अगेंस्ट समथिंग, voted for something, they still could not pass any act. So again, this was just to please some Indians, the revolt of Indians, or suppress, to cool down the anger of Indians. ऐसी चीज़ें वो बार बार लाया करते थे। ऑफिशियल्स मेजॉरिटी जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे उनकी इस एक्ट में स्टिल मेंटेन की गई, जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि कुछ प्रोविंसेस के लिए ये रिमूव किया, ये बाद में ये मेजॉरिटी भी रिमूव कर दी गई। आगे के एक्ट में हम देखेंगे किस एक्ट में ऐसे हुआ था एंड कौन से प्रोविंसेस के लिए हुआ था या सेंट्रल के लिए हुआ था। बट इस एक्ट में बोथ फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में ऑफिशियल्स की ही मेजॉरिटी रखी जाती थी। CLC और PLC क्या है?
PLCs हैं और ये CLC है। C इज़ फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि एक ही होता था, और PLC अलग अलग प्रोविंसेस के लिए अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते थे। तो इन सभी में ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी मेंटेन की गई थी इस एक्ट में। हालांकि नॉन ऑफिशियल इंडियंस की क्वांटिटी नंबर बढ़ाया गया था, सेंटर में बढ़ाया गया था, और प्रोविंसेस का अलग अलग प्रोविंसेस के हिसाब से अलग अलग नंबर बढ़ाया गया था। क्वालिटी इंक्रीज, दैट इज़ देयर पावर्स, उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया। उनके थोड़े पावर्स बढ़ाए गए, लाइक दे कुड नाउ डिस्कस बजट। दे मीन्स हु, नॉन ऑफिशियल इंडियंस जो इंक्लूड किए गए थे वो अभी बजट पे डिस्कशंस कर सकते थे। कीप इन माइंड हियर, दे कुड नॉट वोट ऑन बजट, बट दे कुड जस्ट डिस्कस बजट। एंड जो एग्जीक्यूटिव थे उनको क्वेश्चंस किया करते थे, भले ही दे कुड नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, बट जस्ट one time questioning was allowed. So it was up to the executive to answer them satisfactorily or not. The non-official members, even though they were not satisfied their answers, could not do anything. So again, this was just to cool down the opposition and anger of Indians. Then third point is nomination process क्या होने वाली थी इन non-official Indians की, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। पिछले एक्ट में हमने देखा था कि वो नॉमिनेट किए जाते थे वॉइसरॉय की तरफ से, तो इसमें उन्होंने ऐसा कहा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर, वो सेलेक्ट किए जाएंगे वॉइसरॉय से ही, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के में जो मेंबर्स आने वाले थे वो सेलेक्ट किए जाएंगे गवर्नर्स, रिस्पेक्टिव गवर्नर्स की। बंगाल का कोई गवर्नर होगा, बॉम्बे का कोई गवर्नर होगा, मद्रास का कोई गवर्नर, अलग गवर्नर होगा। वो अपने अपने प्रोविंसेस के लिए अलग अलग अपने मेंबर्स सेलेक्ट कर देते ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दीज थिंग्स। ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, लोकल यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस, ज़मींदार्स एंड चैम्बर्स। सो ये सभी लोकल बॉडीज़ थी। सो उनकी रिकमेंडेशन पे ये मेंबर्स चूज़ किए जाते थे गवर्नर द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। और अगेन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के रिकमेंडेशन पे एंड BECC के रिकमेंडेशन पे मेंबर्स दिए जाते थे वॉइसरॉय द्वारा CLC में। तो ये सारी प्रोसेस आप समझ लीजिए। दैट इज़ दीज आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इसके लिए ट्रिक टू रिमेंबर यही है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड नॉमिनेशन। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है 92 के लिए। क्वांटिटी, क्वालिटी एंड नॉमिनेशन। Hope you get that. And the third Council Act and the final act which we will see today is Indian Councils Act of 1909. So इसी को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से बोला जाता था। So मॉर्ले was Secretary of State for India and Minto was the Viceroy of India at that time. So इसमें टोटल 6 प्रोविजन, मेजर प्रोविजंस मैंने निकाले हैं आपके लिए। सो उसको मैंने उन प्रोविजंस को मैंने बाइफरकेट किया है इन 2 ways। 3 प्रोविजंस ऑफ प्रीवियस एक्ट ऑफ 1892 एंड 3 प्रोविजंस ऑन रिप्रेजेंटेशंस। ये क्या हैं ये हम देखेंगे वन बाय वन। दिस बाइफरकेशन इज जस्ट टू ईजीली रिमेंबर द फैक्ट्स एंड टू अवॉइड द क्लटरिंग ऑफ वेरियस फैक्ट्स गिवन इन द बुक। सो जो 92 के 3 प्रोविजंस थे, एक तो था क्वांटिटी पे, दूसरा था मेजॉरिटी पे। एक मेजॉरिटी जो रिटेन की गई थी, मैंने जैसे कहा था आपको, बोथ इन CLC एज वेल एज PLC, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। और एक चेंजेस था क्वालिटी में भी एक चेंजेस किए गए। तो क्या चेंजेस थे वो? क्वांटिटी, अगेन दे इंक्रीज द नंबर्स ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, दैट इज़ क्वांटिटी इंक्रीज की गई। तो इसमें यहाँ पे CLC और PLC के अलग अलग थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर बढ़ाया गया 16 to 60 पे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी नंबर बढ़ाया गया। अगेन हियर अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए अलग अलग इंक्रीमेंट किया गया। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज
ऑफिशियल मेजॉरिटी, तो पिछले एक्ट में देखा था कि हमने कि ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन्ड बोथ इन CLC, वैसे ही रखी थी CLC एज वेल एज PLCs में, दोनों में ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। बट यहाँ पे वो रखी गई सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी थी। बट दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हियर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में यहाँ पे नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी लाई नहीं गई बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अलाउ कर दिया गया। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वर्ड हियर, टू हैव नॉन ऑफिशियल्स मेजॉरिटी इफ़ दे विश, अगर वो चाहें तो नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी यहाँ पर वो ला सकते थे। सो दैट इज़ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी एज देयर विश। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी नहीं है, ये आपको याद रखना है, और पिछले एक्ट में दोनों में भी नहीं थी नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी। सो थर्ड पॉइंट इज द क्वालिटी, दैट इज पावर्स। अगेन हियर पावर्स वेर इंक्रीज, तो क्या पावर्स थे? डिस्कशन फंक्शंस वेर इंक्रीज्ड। पिछले इसमें हमने देखा था कि उन्हें डिस्कशन के लिए अलाउ किया जाता था, बट उनको कोई रिजोल्यूशन पास करने की अनुमति नहीं थी, या सप्लीमेंट्री यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछने की अनुमति नहीं थी, जो कि उन्हें इस एक्ट में दी गई। सो ये थे 3 प्रोविजंस रिलेटेड टू 1992, उसमें क्या चेंजेस हुए। अगेन 3 more provisions were there which were related to representation of various groups of people and society. So first provision of representation was for Indians, another one was Muslim, and another one was for PCU side. ये क्या है हम देखेंगे one by one. So there was provision for representation of Indians in executive council ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर्स। वॉइसरॉय तो सेंट्रल के लिए था, एंड गवर्नर्स प्रोविंसेस के लिए होते थे। सो इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब तक हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के नॉन ऑफिशियल्स के रिप्रेजेंटेशंस में इंडियंस लाए गए थे, तो अभी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी जो होता है उसमें भी अभी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशंस के चांसेस दिए जाने लगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय में भी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस में भी। सो इसके अंडर ये अब फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इट विल बी हेल्पफुल इन एग्जाम समटाइम्स। सत्येंद्र सिन्हा जो थे फर्स्ट इंडियन टू जॉइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय थे। सो नेक्स्ट प्रोविजन वाज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स के लिए टाइम टू टाइम there were demands by Muslim leaders for separate representations. So इस एक्ट में उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, जो कि कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स इसके खिलाफ थे। स्टिल देन डिस्पाइट द फैक्ट दैट मेनी मेंबर्स वर अपोजिंग, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। कीप इन माइंड हियर रिजर्वेशन इज़ डिफरेंट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट इज़ डिफरेंट। रिजर्वेशन में कैंडिडेट होता है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का, बट उसको वोट कोई भी कर सकता है। बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स में कैंडिडेट होता है, बट उसको वोट जो करेंगे वो स्पेसिफिक एक ही कम्युनिटी के लोग ही उसको वोट कर सकेंगे, अदर कम्युनिटी के लोगों को उसको वोट करने की अनुमति नहीं होती है। सो मतलब कैंडिडेट तो एक ही होता है, बट उसको चूज़ किया जाता है फ्रॉम द वोट्स ऑफ पीपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक मुस्लिम कम्युनिटी, उसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और ये लाया गया था मिंटो के द्वारा, जिनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। सो ये जैसे कि हमने देखा, ये मिंटो जो थे वहाँ के वॉइसरॉय, उस टाइम के वॉइसरॉय थे, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे, तो ये उनके द्वारा लाया गया था। सो नेक्स्ट प्रोविजन वाज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ PCUZ। व्हाट इज़ PCUZ? प्रेसिडेंसी लोकल बॉडीज़ थे ये मेजरली, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस। C इज़ फॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेंबर्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। U इज़ फॉर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी उन्होंने इसमें प्रोविजंस बनाए। अदर वन इज़ फॉर मेजर पावर होल्डिंग ज़मींदार्स। सो ये चीज़ें थी। सो वही ट्रिक टू रिमेंबर इसके लिए भी वही है मैंने बनाया है, जैसे कि अभी आपको बोला 3 of 92 + 3
रिप्रेजेंटेशंस। 3 of 92 प्लस 3 रिप्रेजेंटेशंस में 92 में एक था, ये आपको बाद में याद रखना है, क्वांटिटी, मेजॉरिटी, क्वालिटी। और रिप्रेजेंटेशंस में क्या था, इंडियंस, मुस्लिम्स एंड PCUs है, लोकल बॉडीज़। ओके, ये आप रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, आपको ये याद रखने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इंस्टेड इफ़ यू लुक इनटू द बुक इट इज़ गिवन इन अ बिट क्वाइट कॉम्प्लेक्स मैनर। आपको सारी चीज़ें कंसोलिडेट करके स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूज बहुत होगा इसमें। और एक कन्फ्यूजन होता है कि एक एक्ट कौन सा एक्ट में था, ये प्रोविजन कौन सा एक्ट में था और दूसरा प्रोविजन कौन सा एक्ट में था, ये भी बहुत बार एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज होता है। तो इफ़ यू लर्न इन दिस वे, आपको एक तो कंसेप्ट में भी कंफ्यूज नहीं होगा और मेमोराइजेशन में भी आपको आसानी होगी। होप दिस हेल्प्स। सो नेक्स्ट एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड अदर 3 एक्ट्स, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। अभी बचे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, जो कि एक इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं दोनों, एंड फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। आपको कंसेप्ट में भी, आपको आई होप कि आपको कंसेप्ट समझने भी इजी जाएगा और मेमोराइजेशन में भी ट्रिक टू रिमेंबर से आपको इजी जाएगा। रिवाइज दिस even if you go through the slides which I made, आपको रिकॉल करने में इससे आसानी होगी। थैंक यू।